तो इसी चीज को समझने के लिए, कोरिलेट करने के लिए बच्चों एक तीसरा ग्राफ तैयार किया गया जिसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग एक्सपेरिमेंट या सुपर इम्पोज किया गया। किसके साथ? तो एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए सुपर इम्पोज्ड विथ एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखा गया किसके साथ? फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम के साथ सुपर इम्पोज करके देखा गया और यह जानने की कोशिश की गई कि क्या यहां पे 1:1 ओवरलैप है क्या। 1:1 ओवरलैप का मतलब क्या ग्राफ सेम टाइप का आ रहा है? तो हम देखते हैं इस ग्राफ में कैसे समझना है बच्चों। आपने देखा यहां पे ब्लू कलर का ग्राफ किसका है? तो क्लोरोफिल ए का है, क्लोरोफिल ए का है। तो यहां पे क्लोरोफिल का ए का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये रेड लाइट में इसका एब्जॉर्प्शन था। अब जो कोरस्पॉन्डिंग एक्शन स्पेक्ट्रम है, यहां पे पीक, यहां पे एब्जॉर्प्शन आ रहा है तो यहां पे भी पीक ज्यादा आ रहा है ऑक्सीजन रिलीज का, यहां पे ज्यादा एब्जॉर्प्शन है तो यहां पे भी पीक आ रहा है। तो ये बात तो यहां पे समझ में आती है कि जिस वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा कर रहा है क्लोरोफिल, वहां पे एक्शन ज्यादा हो रहा है, दैट इज फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। ब्लू लाइट में भी आ रहा है और रेड लाइट में भी यहां पे हम इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन जिस वेवलेंथ ऑफ लाइट में एब्जॉर्प्शन बच्चों कम हो रहा है, आप देखो कि यहां पे एब्जॉर्प्शन इसी के आसपास है, मतलब एक्स एक्सिस के बहुत ही कम है, पीक नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी आप देखो ये गैप, ये जो आपको दिख रहा है कि यहां पे एब्जॉर्प्शन कम है लेकिन फिर भी एक्शन हो रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम यहां पे ग्राफ ऊपर जा रहा है। ये एब्जॉर्प्शन का हमने डॉटेड लाइन तैयार किया और ये एक्शन का है। तो यहां पे जो डिफरेंस आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन इतना कम है और एक्शन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, तो इस ग्राफ को जब डिटेल स्टडी किया गया, इसके कॉन्सेप्ट को स्टडी किया गया, तो कहा गया कि अकेले क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस नहीं करता और कोई भी पिगमेंट सिंगल काम नहीं करता, पिगमेंट हमेशा ग्रुप में काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? ग्रुप में। और उस ग्रुप में काम करने के कारण जहां पे क्लोरोफिल ए डायरेक्टली बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो जो उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स है बाकी सारे, कौन कौन? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन्स, वो उन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट के एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए के पास, जिसके कारण लगातार फोटोसिंथेसिस होता रहता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि क्लोरोफिल ए, जिसे हम चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि रिएक्शन सेंटर में पाया जाता है और ये रिएक्शन सेंटर में पाए जाने के कारण इलेक्ट्रॉन निकालता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेसिटी सभी पिगमेंट के पास नहीं होती बच्चों। क्लोरोफिल ए के कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ वाले क्लोरोफिल ए के पास होती है और वो लगातार इलेक्ट्रॉन निकालता रहता है। बाकी जो पिगमेंट होते हैं, जो उसके एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनके पास जो एनर्जी आती है, वो एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं किसके पास? क्लोरोफिल ए के पास। और ए उस इलेक्ट्रॉन को निकालता रहता है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस चलता रहता है। तो इसी कारण से जहां पे क्लोरोफिल ए एब्जॉर्प्शन नहीं भी अच्छे से कर रहा है, फिर भी वहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास एनर्जी दूसरे पिगमेंट्स के कारण ट्रांसफर होकर पहुंच रही है और वो इलेक्ट्रॉन लगातार निकालता रहता है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है कि कैसे हम मान ले कि ये क्या 1:1 ओवरलैप, जो एनसीईआरटी ने 210 पेज नंबर में बच्चों क्वेश्चन पूछा है कि क्या आप बता सकते हो कि 1:1 ओवरलैप है या नहीं है, तो हम कहेंगे 1:1 ओवरलैप नहीं है, क्योंकि यहां पे तो पीक दिखाई दिया, एक्शन, यहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो यहां पे एक्शन ज्यादा, ब्लू लाइट में, रेड लाइट में एब्जॉर्प्शन ज्यादा तो एक्शन ज्यादा। लेकिन जहां पे एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है बच्चों, फिर भी वहां पे एक्शन हो रहा है। इस कारण से हम कहते हैं कि ये 1:1 ओवरलैप नहीं है। फिर इस फिगर को कोरिलेट करना है तो हम कह सकते हैं कि इट फिगर शोज दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल इज ब्लू एंड रेड, जो कि आपको बता दिया। ऑल्सो शो हाइयर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में। Hence, we can conclude that chlorophyll A is the chief photosynthetic pigment associated with photosynthesis. Chief है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेसिटी किसके पास होती है बच्चों? क्लोरोफिल ए के पास। तो ये सारी बातें हो गई कि 1:1 ओवरलैप नहीं होता।
इस ग्राफ से इसके बाद आपको यह भी समझ में आया होगा कि केवल ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, दूसरे वेवलेंथ भी हैं ऐसे जहां पे कि फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये मान के नहीं चले कि केवल ब्लू और रेड में ही फोटोसिंथेसिस होगा। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कह सकते हैं ब्लू और रेड में होगा, लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस दूसरे वेवलेंथ पे भी होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज इस रेंज में भी दिखाई देता है। चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल ए है और बाकी सारे पिगमेंट एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं और वो एनर्जी का क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं बच्चों क्लोरोफिल ए के पास, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन निकालता है और उसी के कारण फोटोलाइसिस होगा और वो ऑक्सीजन रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों हम लोग यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि आखिर जो ग्राफिकल स्टडी हमने किया उसका कंक्लूजन क्या है, क्या क्या बातें हमें समझ में आई। तो इस ग्राफ में सबसे पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि ये जो ग्राफ ए बी सी 3 ग्राफ हमने देखा, उसमें मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस बताओ बच्चों कहां पे देखने को मिला, ब्लू एंड रेड रीजन में। ज्यादातर फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड रीजन में देखने को मिला और कुछ फोटोसिंथेसिस, सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू एंड रेड में, कुछ फोटोसिंथेसिस दूसरे वेवलेंथ में भी देखने को मिलेगा। फिर दूसरा कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों कि ऐसा होता क्यों है। बात आती है कि ठीक है ज्यादा फोटोसिंथेसिस और कम फोटो, ऐसा होता क्यों है, तो यहां पे उसका कारण बताया गया बच्चों, इट हैपेंस बिकॉज द अदर पिगमेंट्स, जो अदर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए के अलावा, दैट इज क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन्स विच आर एक्सेसरी पिगमेंट, जो अभी आपको बताया मैंने, ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे किसके पास, क्लोरोफिल ए के पास, ताकि वो इलेक्ट्रॉन लगातार निकालता रहे। इसके बाद एक और कंक्लूजन है बच्चों कि ये जो एक्सेसरी पिगमेंट है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था फंक्शंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स में, कि ये केवल लाइट को ही एब्जॉर्ब नहीं करते, इनका काम प्रोटेक्शन भी देना होता है, किससे, फोटो ऑक्सीडेशन से, क्लोरोफिल को टूटने से बचाने के लिए। तो उसी पॉइंट को यहाँ पे इंडीड दे नॉट ओनली इनेबल्ड अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं है कि केवल लाइट को ही एब्जॉर्प्शन के लिए वो काम करते हैं, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। इस चीज को हम लोगों ने बच्चों फंक्शंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स में मैंने आपको बताया था कि वहां पे जब फोटोलाइसिस होता है तो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन अगर क्लोरोफिल से टकरा जाता, जो कि चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो वो क्लोरोफिल टूट जाता और वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता। इससे बचाने के लिए कैरोटीन से उसके साथ जुड़ता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन, दो नेसेंट ऑक्सीजन को जोड़कर O2 में कन्वर्ट कर देता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं कि इसने प्रोटेक्ट किया किस चीज से बच्चों, फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, किसको, क्लोरोफिल ए को। तो इस ग्राफ का 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, पहला ब्लू एंड रेड में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, कुछ फोटोसिंथेसिस दूसरे वेवलेंथ में भी, इसका काम जो एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एनर्जी का ट्रांसफर क्लोरोफिल ए तक करते हैं, ताकि वो लगातार इलेक्ट्रॉन निकालता रहे और फोटोसिंथेसिस चलती रहे। और तीसरा कि ये केवल लाइट को ही एब्जॉर्ब नहीं करते, ये फोटो ऑक्सीडेशन से भी बचाने का काम करते हैं। तो यहां तक उम्मीद है बच्चों की आपको ग्राफ के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट। इन्होंने सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम प्रपोज किया था बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसा कि एक्शन स्पेक्ट्रम में हमने देखा कि हम लोग वहां पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर कर रहे थे कि किस वेवलेंथ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है और किस वेवलेंथ पे कम फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन रिलीज को देखते हुए। उसी चीज को सबसे पहले इन्होंने ही एक्सप्लेन किया था कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में होता है। उसको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली इन्होंने डिस्क्राइब किया था बाय यूजिंग एल्गी क्लेडोफोरा। तो इन्होंने क्लेडोफोरा एल्गी को यूज किया था बच्चों, और उस एल्गी को के साथ साथ उन्होंने सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया था। सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मान लो कि इस एक्सपेरिमेंट को कैसे इन्होंने इस पूरे एक्सपेरिमेंट को किया है
तो उन्होंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें लिक्विड सॉल्यूशन बनाया बैक्टीरिया को ग्रो करवा के। किस तरह का बैक्टीरिया बच्चों, याद रखना, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होता है जिसको ऑक्सीजन चाहिए। जैसे हम लोग एरोबिक हैं तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक उसी तरह से एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है कि उसे जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो उन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया लिया और एक टेस्ट ट्यूब में रख लिया और उसके साथ उसको मिक्स कर दिया, किसको, एल्गी को। उसके साथ मिक्स कर दिया एल्गी को। तो ये एल्गी को यहां पे उसके साथ मिक्स कर दिया। इस एल्गी को मिक्स करने के बाद जो क्लैडोफोरा है यहां पे, मिक्स करने के बाद उन्होंने एक प्रिज्म लिया। उन्होंने क्या लिया बच्चों, प्रिज्म लिया और प्रिज्म से लाइट पास करवाया। तो आप देख रहे हो यहां पे अगर हम प्रिज्म लेंगे और इसको लाइट पास करवाएंगे तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में बटेगा, जो कि आप जानते हो। तो 7 डिफरेंट कलर्स में ये बट जाएगा। तो प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट पर पास करवाएंगे तो ये 7 डिफरेंट कलर्स में बच्चों बट गया। ठीक उसी तरह से ये सस्पेंशन में इस तरह से उन्होंने लाइट दिया तो 7 डिफरेंट कलर से बट गया, जिसे हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। कुछ समय तक इसी स्थिति में छोड़ा तो जाहिर सी बात है जब लाइट मिलेगी तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होगा। उस ऑक्सीजन को एरोबिक बैक्टीरिया यूज करके, मेन कॉन्सेप्ट समझने का यही था कि लाइट दिया गया अलग अलग वेवलेंथ को, उस अलग अलग वेवलेंथ को यूज करके एल्गी फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन रिलीज होगा उसको एरोबिक बैक्टीरिया यूज करेगा। तो पहले ये पूरे सस्पेंशन में बैक्टीरिया फैला हुआ था पूरे सॉल्यूशन में, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इस बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन 2 वेवलेंथ ऑफ लाइट पे ज्यादा देखने को मिला, जिसे हम कह सकते हैं एक तो 450 के आसपास, जहां पे कौन सा कलर है बच्चों, देखो ब्लू कलर, और दूसरा 650 के आसपास। आप देखो यहां पे एक्यूमुलेशन है 650 के आसपास, जहां पे कौन सा कलर है, रेड कलर। तो आप देख सकते हो इस विबग्योर रीजन में भी जो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट किया गया है कि ब्लू कलर के पास ये बैक्टीरिया ज्यादा एक्यूमुलेट, ये सब छोटे छोटे बैक्टीरिया है जिनका एक्यूमुलेशन ब्लू कलर के पास हुआ है, और दूसरा बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन रेड कलर के पास हुआ है। बाकी जगह भी बैक्टीरिया हैं, ये डॉट डॉट बैक्टीरिया हैं, लेकिन कम है। इसका मतलब क्या निकला बच्चों कि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था और ज्यादातर बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड कंडीशन में पाए गए या तो ब्लू रीजन में, नहीं तो रेड रीजन में। तो ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा बैक्टीरिया का पाया जाना यह सिग्नल दे रहा था कि यही वो वेवलेंथ ऑफ लाइट या कलर ऑफ लाइट मान लो जहां पे की ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रहा है, क्योंकि जहां पे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होगा वहीं पे बैक्टीरिया पाए जाएंगे, क्योंकि उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए था। तो ये जो बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन है ये बताता है कि यहीं पे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज होता है। इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा होता है। तो इसी चीज को सबसे पहले कि फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में ज्यादा होता है, इसको प्रूफ करने वाले साइंटिस्ट T.W. एंगलमैन थे, और इसको फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम का नाम दिया जाता है कि फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने ही प्रपोज किया। अब ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में होता है, ये तो उन्होंने बताया। इसके बाद बच्चों एक लाइन है एनसीईआरटी का कि ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम पहले ही बताया जा चुका, ब्लू एंड रेड। इट रिजेंबल्स रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। तो एक्शन स्पेक्ट्रम ब्लू एंड रेड है, जो कि क्लोरोफिल ए और बी के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से रफली मैच करता है। इसका मतलब क्या है बच्चों? तो ब्लू एंड रेड में, ब्लू एंड रेड लाइट में एक्शन दिख रहा है, तो बताओ क्लोरोफिल ए और बी भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पीक कहां शो कर रहा था?
तो पहला पीक ग्राफ जो हम लोगों ने डिस्कस किया था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का, तो क्लोरोफिल ए भी हो या बी हो, दोनों ने अपना मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पहला पीक ब्लू लाइट में दिखाया था और दूसरा पीक रेड लाइट में दिखाया था। तो एक्शन स्पेक्ट्रम, ये जो हमने लिखा ये एक्शन और ये क्या है एब्जॉर्प्शन, तो दोनों आपस में रफली मैच कर रहा है कि नहीं, इसी चीज को समझाया एनसीईआरटी ने बच्चों कि एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है इट रिजेंबल्स रफली विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी, मींस क्लोरोफिल ए और बी जहां पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन करता है उसी जगह पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो बात हो गई बच्चों TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट की, जिन्होंने की सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रम प्रपोज किया था। बच्चों मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है, तो हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में दो स्टेप होता है, एक को हम नाम देते हैं लाइट रिएक्शन और दूसरे का नाम देते हैं डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन है बच्चों ये कहां होता है, तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रेना में और स्ट्रोमा लैमेली में ये लाइट रिएक्शन होता है, जहां पे पिगमेंट्स पाए जाते हैं जिनका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, और लाइट को एब्जॉर्ब करके वो प्रोडक्ट बनाएंगे एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन को प्रोडक्ट बनाएंगे। फिर उसको यूज करके डार्क रिएक्शन शुरू होगा और ये होता है स्ट्रोमा में, क्योंकि स्ट्रोमा में इसके लिए एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से दो स्टेप में होता है लाइट रिएक्शन, दो स्टेप में होता है फोटोसिंथेसिस, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब हम लोग शुरू करते हैं बच्चों लाइट रिएक्शन। व्हाट इज लाइट रिएक्शन? तो लाइट रिएक्शन में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन होता है और लाइट को यूज करके उसे लाइट एनर्जी को यूज करके कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। इस पूरे प्रोसेस में बच्चों 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि लाइट के कारण केमिकल रिएक्शन शुरू होता है प्लांट्स के अंदर, इसलिए इसे हम फोटोकेमिकल फेज भी नाम देते हैं। तो लाइट रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल फेज भी नाम देते हैं, और ये इस फेज में 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला लाइट एब्जॉर्प्शन, मींस पहले लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर एब्जॉर्ब करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी कमी को पूरा करने के लिए वाटर स्प्लिटिंग होगा, दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा तो ऑक्सीजन रिलीज भी साथ साथ होगा। ऑक्सीजन रिलीज होने के साथ साथ वहां पे हम देखेंगे कि हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स बनते हैं, जिसका नाम हम लोग कहते हैं एटीपी एंड NADPH। एटीपी एंड NADPH ये 2 कंपाउंड्स बनते हैं जब लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइट एनर्जी को पहले किस में कन्वर्ट किया जाएगा बच्चों? एटीपी और NADPH के फॉर्म में पहले कन्वर्ट किया जाएगा और फिर इसी एनर्जी को यूज किया जाता है बच्चों डार्क रिएक्शन में। तो लाइट रिएक्शन में हमने 4 स्टेप प्रोसेसेस को साथ साथ समझना है। पहला लाइट एब्जॉर्प्शन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ऑक्सीजन रिलीज एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड NADPH। अब बच्चों इसमें सबसे पहले लाइट एब्जॉर्प्शन समझने के लिए कि लाइट एब्जॉर्प्शन होता कैसे, इस चीज को समझने के लिए हमें इमर्सन एंड आर्नल्ड एक्सपेरिमेंट को समझना होगा। इमर्सन एंड आर्नल्ड नाम के साइंटिस्ट ने 2 इफेक्ट दिया था बच्चों, एक का नाम दिया था रेड ड्रॉप इफेक्ट और दूसरे का दिया जाता है नाम इनहांसमेंट इफेक्ट। इमर्सन एंड आर्नल्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पे 2 इफेक्ट प्रपोज किए हैं, रेड ड्रॉप इफेक्ट और इनहांसमेंट इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट के बारे में। रेड ड्रॉप क्या होता है बच्चों? याद रखना कि इमर्सन एंड आर्नल्ड ये 2 साइंटिस्ट ने मिलकर क्लोरेला पे वर्क किया है। क्लोरेला एक एल्गी है। कौन सा एल्गी? ग्रीन एल्गी है। क्लोरेला पे वर्क करने के दौरान वो उस क्लोरेला को मोनोक्रोमेटिक लाइट देते थे। मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है बच्चों कि वैसा वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो, वो लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ हो हम उसे मोनोक्रोमेटिक लाइट देते हैं। तो वो क्लोरेला पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो, और उसे सिंगल वेवलेंथ का लाइट प्रोवाइड कर रहे थे। जब सिंगल वेवलेंथ का लाइट प्रोवाइड कर रहे थे
तो फोटोसिंथेसिस का रेंज हमें पता ही है कि 400 to 700 है प्लांट्स में और एल्गी में भी। तो मान लो कि उन्होंने 400 का वेवलेंथ का लाइट दिया, उसमें कैसा फोटोसिंथेसिस हुआ उसको मेजर किया। इसी तरह से 450 दिया, 500 दिया, 550 दिया, 600 दिया, 650 दिया, और धीरे धीरे इस तरह से क्या हो रहा था, बढ़ाते चले जा रहे थे वेवलेंथ तक। वेवलेंथ को बढ़ाते बढ़ाते जब वो 680 से आगे गए, ध्यान से समझना बच्चों, इस पॉइंट को याद रखना, 680 नैनोमीटर। जैसे ही वो 680 नैनोमीटर से आगे गए, सपोज 680 नैनोमीटर से आगे 700 नैनोमीटर, ग्रेटर देन 680 दैट इज 700 नैनोमीटर मान लेते हैं। 700 नैनोमीटर का लाइट दिया तो उन्होंने देखा कि फोटोसिंथेसिस के रेट में कमी आ गई, फोटोसिंथेसिस के रेट में कमी आई। तो बच्चों यहां पे आपको ध्यान समझना है कि जैसे ही उन्होंने ग्रेटर देन 680 नैनोमीटर से ज्यादा का लाइट दिया, यहां पर रिजल्टेंट क्या मिला, डिक्रीज इन फोटोसिंथेटिक यील्ड, फोटोसिंथेसिस की कमी हुई। और इसी कमी को उन्होंने नाम दिया रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्यों रेड ड्रॉप नाम क्यों दिया? क्योंकि 680 के आसपास या 650 के बाद आसपास जो भी लाइट होता है वो रेड कलर का होता है, तो उन्होंने उसका नाम दिया रेड ड्रॉप इफेक्ट। तो पहला उनको क्या डेटा मिला बच्चों, क्लोरेला को मोनोक्रोमेटिक लाइट दिया 680 से ज्यादा का, दैट इज 700 नैनोमीटर का, तो फोटोसिंथेसिस में उसे कमी देखने को मिली। फिर उन्होंने एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया बच्चों। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया, तो उसका नाम दिया इन्हांसमेंट इफेक्ट। क्यों नाम दिया, कैसे किया, इसको समझते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो वेवलेंथ को मिक्स करके एक साथ दिया क्लोरेला को, दो वेवलेंथ को मिक्स किया और उसको एक साथ क्लोरेला को दिया। दो वेवलेंथ मतलब एक तो 700 नैनोमीटर जिसको देने से यहां पर रेड ड्रॉप आया था, और दूसरा 680 नैनोमीटर को एक साथ सप्लाई किया, दोनों को मिलाकर सप्लाई किया। 680 नैनोमीटर से कम और दूसरा 680 नैनोमीटर से ज्यादा 700। जब उन्होंने दोनों को मिक्स करके लाइट दिया बच्चों, तो वहां पे इन्हांसमेंट इन फोटोसिंथेसिस यील्ड देखने को मिला। तो जब वो 680 से ज्यादा दे रहे थे मोनोक्रोमेटिक में, तो रेट घट रहा था फोटोसिंथेसिस का। लेकिन जब वो दोनों वेवलेंथ को एक साथ क्लोरेला को दे रहे थे, तो रेट बढ़ रहा था फोटोसिंथेसिस का। क्योंकि रेट बढ़ रहा था, इसलिए इसका नाम इन्हांसमेंट इफेक्ट दिया गया, या और इसी को इमर्सन्स इफेक्ट भी नाम देते हैं। अब बात आती है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। इसके होने का मेन रीजन था, उन्होंने जब डिटेल एनालिसिस किया तो बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जब दोनों वेवलेंथ के लाइट को मिक्स करके दे रहे हैं, इन्हांसमेंट इफेक्ट में जैसा किया, तो वहां पर रेट बढ़ रहा है, और जब मोनोक्रोमेटिक लाइट जब दे रहे थे रेड ड्रॉप इफेक्ट में, तो रेट क्यों घट रहा था। उसका कारण बताया कि पिगमेंट्स कभी भी अकेले नहीं पाए जाते, पिगमेंट्स हमेशा ग्रुप में पाए जाते हैं, और उन्होंने उस ग्रुप का नाम फोटोसिस्टम दिया था। ग्रुप का नाम किसने दिया बच्चों, क्या दिया, फोटोसिस्टम का नाम दिया, और कहा कि ऐसे ऐसे दो ग्रुप प्लांट्स में पाए जाते हैं। एक का नाम फोटोसिस्टम 1 कहा गया और दूसरे का नाम फोटोसिस्टम 2 कहा गया। तो 2 टाइप्स ऑफ फोटोसिस्टम्स एग्जिस्ट इन फोटोसिंथेटिक यूनिट्स। ये दोनों मिलकर काम करते हैं, दे वर्क साइमल्टेनियसली, ऑपरेट साइमल्टेनियसली, एंड देयर ऑपरेशन एक्टिवेशन रिक्वायर्ड 700 और 680 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। क्या होता है बच्चों, तो इन्होंने कंक्लूजन करके क्या बताया कि प्लांट्स में जो पिगमेंट्स हैं वो ग्रुप में पाए जाते हैं, और उन ग्रुप को नाम दिया फोटोसिस्टम। ये फोटोसिस्टम
जो कि दो ग्रुप है, एक का नाम दिया फोटोसिस्टम 1 और दूसरे का नाम दिया फोटोसिस्टम 2। ये जो फोटोसिस्टम 1 है, इससे इलेक्ट्रॉन 700 नैनोमीटर पे निकलता है, दैट इज ग्रेटर देन 680। और जो दूसरा है फोटोसिस्टम 2, उससे इलेक्ट्रॉन 680 नैनोमीटर तक निकलता है, मींस उसमें रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर का है। तो जब वो मोनोक्रोमेटिक लाइट दे रहे थे, और जैसे ही वो 680 नैनोमीटर से ज्यादा का लाइट दिए, तो 680 नैनोमीटर से ज्यादा पे केवल फोटोसिस्टम 1 काम करेगा, 2 काम करना बंद कर देगा। तो केवल अकेले जब ये काम करेगा बच्चों, तो रेट घटेगा। और यही रीजन था रेड ड्रॉप का, कि यूजुअली वो दोनों मिलकर काम करते हैं। जैसे ही 680 नैनोमीटर से, जब तक 680 नैनोमीटर से कम का लाइट मिलता रहेगा, तब तक ये दोनों मिलकर काम करते रहेंगे। तो जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो रेट हाई रहेगा। लेकिन अगर 680 से ज्यादा जैसे ही लाइट अगर मोनोक्रोमेटिक रूप में रहा, तो ये 2 फोटोसिस्टम 2 जो ये मैं मेरे इस हाथ को आप समझना, ये 1 है और ये 2 है, इससे 700 नैनोमीटर से लाइट निकलता है और इससे 680 नैनोमीटर पे। तो 680 नैनोमीटर से ज्यादा का लाइट जैसे ही देंगे, ये काम करना बंद कर देगा। तो अकेले ये जब काम करेगा 1, तो रेट घटेगा। तो रेड ड्रॉप आने का कारण फोटोसिस्टम 2 के नहीं काम करने के कारण था, क्योंकि लाइट वहां पे 680 से ज्यादा दिया गया था। यहां पे रेट क्यों बढ़ा? क्योंकि उन्होंने मिक्स कर दिया 700 और 680 को, और यही तो वो वेवलेंथ है जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो 700 पे 1 ने काम किया, 680 पे 2 ने काम किया, और दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉन निकाला, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ जाएगा। और इस कारण से नाम दिया एनहांसमेंट इफेक्ट। तो ये रीजन था बच्चों। तो प्लांट्स में इस पूरे इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन को समझें, तो प्लांट्स में फोटोसिस्टम 2 ग्रुप में, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। दोनों का अपना अपना एक्टिवेशन है लाइट के वेवलेंथ के अनुसार, एक का 680 और दूसरे का 700। तो ये कॉन्सेप्ट यहां से आया बच्चों। फोटोसिस्टम होता क्या है? फोटोसिस्टम की बात करें तो फोटोसिस्टम एक ग्रुप है पिगमेंट्स का। फोटोसिस्टम क्या है बच्चों? ग्रुप है पिगमेंट्स का, जो कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स पे पाया जाता है। तो आपको मैंने बता रखा है थैलाकॉइड क्या होता है बच्चों। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्वाइंस की तरह दिखने वाले फ्लैट एंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को हम थैलाकॉइड नाम देते हैं। तो आप देखोगे ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक सिंगल थैलाकॉइड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे बहुत सारे थैलाकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं, जिसके कारण ग्रेनम का फॉर्मेशन होता है। तो सिंगल को थैलाकॉइड कहते हैं बच्चों। 2 ग्रेनम को जोड़ने वाले को स्ट्रोमा लैमेली नाम दिया जाता है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे हमें एक सिंगल थैलाकॉइड को समझना है। क्यों? क्योंकि पिगमेंट्स उसी थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आए कि फोटो सिस्टम का पोजीशन कहां होता है, तो फोटो सिस्टम का पोजीशन थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है। तो हम इस थैलाकॉइड को अगर डिटेल में देखें तो एक सिंगल थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर है बच्चों। ये सिंगल थैलाकॉइड मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, याद रखना कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है बच्चों। तो सिंगल मेम्ब्रेन है, ये मत समझना है कि 2 लाइन दिख रहा है सर तो डबल मेम्ब्रेन होगा, नहीं, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। क्योंकि आपने सेल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के रूप में पाया जाता है। तो ये अंदर वाला एक लिपिड का लेयर रिप्रेजेंट हो रहा है और बाहर वाला दूसरा लिपिड का लेयर रिप्रेजेंट हो रहा है, केवल थिकनेस बढ़ा दी गई है इस मेम्ब्रेन की। तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है थैलाकॉइड। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये थैलाकॉइड इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसके थिकनेस को बढ़ा के हम देख रहे हैं मेम्ब्रेन की। तो ये जो थैलाकॉइड है सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है बच्चों। इसके अंदर जो स्पेस होता है उसे हम ल्यूमेन का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ल्यूमेन का नाम देते हैं। और इसके मेम्ब्रेन पे पिगमेंट्स के बहुत सारे ग्रुप होते हैं। ईच ग्रुप इज नोन एज फोटोसिस्टम या क्वांटाजोम। तो क्वांटाजोम
बेसिकली फोटोसिस्टम ही है। क्या है बच्चों? क्वांटासोम कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज फोटोसिस्टम, और इसको हम फोटोसिंथेटिक यूनिट्स भी नाम देते हैं। तो क्वांटासोम ऑल्सो कॉल्ड एज photosystem or photosynthetic units, and each group contain 250 to 400 pigment molecule। मतलब एक क्वांटासोम में, एक फोटोसिस्टम में 250 से 400 पिगमेंट्स हो सकते हैं। तो 250 टू 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल का एक ग्रुप होता है, उसी से मिलकर बनता है बच्चों एक फोटोसिस्टम। तो ये एक फोटोसिस्टम, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ऐसे बहुत सारे फोटोसिस्टम होते हैं मेम्ब्रेन पे। अब हम किसी एक फोटोसिस्टम की बात करें बच्चों, तो हर फोटोसिस्टम दो कंपोनेंट में बटा होता है। एक कहलाता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या होता है बच्चों? एक कहलाता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो ये रिएक्शन सेंटर और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे शॉर्ट में LHC कहते हैं, और ये दोनों मिला दें तो हम कहते हैं ये एक फोटोसिस्टम का स्ट्रक्चर है। तो ये जो डायग्राम यहां पे दिख रहा है बच्चों, जो ग्रीन कलर के डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इट इज फोटोसिस्टम, जिसमें कि 250 से 400 पिगमेंट होता है। दीज पिगमेंट मॉलिक्यूल आर बाउंड टू प्रोटीन्स। एनसीईआरटी पढ़ोगे बच्चों तो लिखा है दीज पिगमेंट मॉलिक्यूल आर बाउंड टू प्रोटीन्स। ये प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं ये सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन पे। तो इसमें जो रिएक्शन सेंटर होता है बच्चों वो एक होगा, सिंगल। मींस अगर आप कहें कि इस पूरे ग्रुप में रिएक्शन सेंटर कहां होगा, तो ये जो होगा ये रिएक्शन सेंटर होगा। ये जो स्ट्रक्चर है ये रिएक्शन सेंटर होगा, और रिएक्शन सेंटर वो जगह होता है जहां से कि इलेक्ट्रॉन निकलता है। और इस रिएक्शन सेंटर में कौन पाया जाएगा? तो सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। मैं बार बार रिपीट करूंगा बच्चों, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए। सिंगल मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल ए का, कहां? रिएक्शन सेंटर में। बाकी सारे पिगमेंट मींस 250 टू 400 के बीच में जो पिगमेंट होते हैं उसमें से अकेला मॉलिक्यूल रिएक्शन सेंटर में होता है, और बाकी अगर 250 मिनिमम माने तो 249 LHC के पार्ट होंगे। अगर 250 मिनिमम पिगमेंट का ग्रुप माने बच्चों तो वन मॉलिक्यूल जो क्लोरोफिल ए का है वो रिएक्शन सेंटर में होगा, और बाकी जो 249 है वो LHC में पाए जाएंगे। कैसे? तो रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए उस तरह का प्रेजेंट होता है जो कि इलेक्ट्रॉन निकालता है, वहीं से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फोटोसिंथेसिस होता है। तो जो LHC है उनका काम क्या है? तो याद रखना बच्चों, ये LHC चारों तरफ से इस रिएक्शन सेंटर को घेरे रहता है, चारों तरफ से इस तरह से ग्रुप में आता है, और बीच में पाया जाता है कौन? बीच में पाया जाता है रिएक्शन सेंटर। तो जब लाइट मिलता है इनको, एनसीईआरटी के डायग्राम में बच्चों ये लाइट को दिखाया गया है फोटॉन्स के रूप में। लाइट जब मिलेगा तो लाइट कैसा मिल रहा है इस पे डिपेंडेंट है। अगर डायरेक्ट सनलाइट में 680 या 700 नैनोमीटर का लाइट मिला तो यहां से डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा अकॉर्डिंग टू द फोटो सिस्टम। 680 का डायरेक्ट लाइट मिल गया तो फोटो सिस्टम 2 सीधे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। 700 का डायरेक्ट लाइट मिल गया तो फोटो सिस्टम 1 सीधे इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। लेकिन ये डायरेक्ट सनलाइट उस वेवलेंथ का मिलना हमेशा जरूरी नहीं है। रेड लाइट हमेशा अवेलेबल नहीं होता एटमॉस्फेयर में। इस कारण से बाकी समय जो एक्सेसरी पिगमेंट्स जो कि पाए जाते हैं LHC में, क्योंकि LHC में कौन कौन पाया जाएगा? क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीन्स। कुछ दूसरे टाइप के भी क्लोरोफिल ए होते हैं बच्चों, क्योंकि रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए होता है वो या तो 680 का होगा नहीं तो 700 का होगा प्लांट्स में। बाकी टाइप के क्लोरोफिल ए LHC में रहते हैं। तो ये
जब लाइट मिलेंगे तो ये सब भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, लाइट एनर्जी को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते तो ये अपने एनर्जी का ट्रांसफर करना शुरू करेंगे और ट्रांसफर करते करते कहां पहुंचाएंगे बच्चों, रिएक्शन सेंटर तक। मींस हर मॉलिक्यूल पिगमेंट का लाइट एब्जॉर्ब करेगा और लाइट एब्जॉर्ब करके एनर्जी का ट्रांसफर किसको करेंगे, रिएक्शन सेंटर को। और रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है वो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर। इसी चीज को बच्चों मैंने बताया था रॉबर्ट हिल एक्सपेरिमेंट में। मैंने बताया था कि लाइट जब गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे और धीरे धीरे ये हायर ऑर्बिटल तक जाएगा और फाइनली वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहां पे भी वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन या तो दो तरीके से निकल सकते हैं रिएक्शन सेंटर, या तो डायरेक्टली 680 नैनोमीटर या 700 सनलाइट से मिल जाए, या नहीं तो सारे एलएससी के मॉलिक्यूल उतनी एनर्जी दे दे कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए। क्योंकि ये सभी एनर्जी का ट्रांसफर करेंगे, एलएससी में जितने भी पिगमेंट है ये लाइट एब्जॉर्ब करेंगे और उस लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे किसके पास, रिएक्शन सेंटर के पास, जिसके कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्लोरोफिल ए से। और इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो सबसे पहले उस इलेक्ट्रॉन को कहां भेजा जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास। प्राइमरी एक्सेप्टर इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन बच्चों निकलता है किसी भी फोटो सिस्टम से। तो फोटो सिस्टम क्या होता है, अगर हम इसे शॉर्ट में समझे तो फोटो सिस्टम बेसिकली एक ग्रुप होता है पिगमेंट का जिसमें 250 से 400 पिगमेंट होते हैं। इस 250 से 400 पिगमेंट में रिएक्शन सेंटर में केवल एक मॉलिक्यूल होगा और बाकी सारे पिगमेंट्स एलएससी में पाए जाएंगे। रिएक्शन सेंटर का काम होता है इलेक्ट्रॉन निकालना। तो हर फोटो सिस्टम दो पार्टे बटा है, रिएक्शन सेंटर और एलएससी। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए सिंगल मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाएगा जिसका काम है इलेक्ट्रॉन निकालना। एलएससी का काम है जहां पे एक्सेसरी पिगमेंट होते हैं, कौन कौन, बी क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिलन कैरोटीन, इनका काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना और उस एनर्जी को ट्रांसफर करना रिएक्शन सेंटर तक, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर से लगातार निकलता रहे। और रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन लगातार निकलता रहेगा तो फोटोसिंथेसिस लगातार चलता रहेगा। तो यहां तक तो बात हुई बच्चों कि फोटो सिस्टम होता क्या है। अब ये जो फोटो सिस्टम है ये दो तरह का है। किस बेसिस पे, रिएक्शन सेंटर के बेसिस पे। रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए है वो किस वेवलेंथ के लाइट के एनर्जी के बराबर या किस वेवलेंथ पे इलेक्ट्रॉन निकालता है। अगर ये 700 नैनोमीटर के लाइट पे इलेक्ट्रॉन निकालता है रिएक्शन सेंटर में तो हम कहते हैं उसको फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल ए होगा रिएक्शन सेंटर में वो कितने पे इलेक्ट्रॉन निकालेगा बच्चों, 700 नैनोमीटर पे। क्योंकि ये 700 नैनोमीटर इसका मैक्सिमम है जहां पे इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पीक। इसलिए इसको शॉर्ट में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P700। तो रिएक्शन सेंटर ऑफ फोटो सिस्टम 1 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P700। तो P700 जहां पे ये इलेक्ट्रॉन निकलता है। और दूसरा टाइप का है फोटो सिस्टम 2 जिसे शॉर्ट में हम PS2 भी कहते हैं। इसमें रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए होता है वो 680 नैनोमीटर पे इलेक्ट्रॉन निकालता है। ये इसका मैक्सिमम है, इससे ज्यादा वो लाइट एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता, इसलिए हम कहते हैं इसको पीक 680। पीक 680, तो 680 नैनोमीटर से ज्यादा ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है और इलेक्ट्रॉन 680 पे ये निकाल देता है। तो P680 के नाम से जाना जाता है। कौन सा बच्चों, फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 1 में इलेक्ट्रॉन 700 पे और 2 में इलेक्ट्रॉन 680 पे निकलता है। अब इसी चीज को बच्चों, ये जो 1 और 2 की बार बार हम बात कर रहे हैं, ये नोमेनक्लेचर दिया किस बेसिस पे गया है, क्या इलेक्ट्रॉन 700 वेवलेंथ के बेसिस पे, तो नहीं। These are named based on their sequence of discovery। तो 1 किसको कहेंगे और 2 किसको कहेंगे, ये नाम नोमेनक्लेचर जो दिया गया है ये सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी है। जो पहले डिस्कवर हो गया उसका नाम 1 दिया गया, जो बाद में डिस्कवर हुआ उसका नाम फोटो सिस्टम 2 दिया गया। इसका मतलब फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ है। ऐसा नहीं समझ लें कि वो फंक्शन कौन पहले करेगा कौन बाद में करेगा, इसके बेसिस पे हमें यहां पे नोमेनक्लेचर नहीं किया गया है। एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखा है, दीज आर नेम्ड इन द सीक्वेंस ऑफ देयर
डिस्कवरी, नॉट इन दी सीक्वेंस इन विच दे फंक्शन ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। ऐसा नहीं कि लाइट रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि पहले सीक्वेंस में 2 आता है फिर बाद में 1 आता है, तो ऐसा नहीं है कि 2 को पहले डिस्कवर किया गया, 2 बाद में डिस्कवर हुआ है और 1 पहले डिस्कवर हुआ है। अब यहाँ पे एक प्लांट के रूप में रिप्रेजेंट किया गया बच्चों कि प्लांट में जब लाइट गिरता है, प्लांट में जो ग्रीन लीफ है यहाँ पे लाइट गिरता है, तो बताओ जब 680 नैनोमीटर का लाइट अवेलेबल है या उससे कम का अवेलेबल है, मान लो एटमॉस्फेयर में 680 नैनोमीटर का ही मैक्सिमम लाइट है और उससे कम के लाइट हैं, तो बताओ कौन कौन सा फोटो सिस्टम एक्टिवेट होगा। तो हम कहेंगे 680 नैनोमीटर या उससे कम के लाइट में, मैक्सिमम है 680 याद रखना, दोनों एक्टिव होगा, 1 भी एक्टिव होगा और फोटो सिस्टम 2 भी एक्टिव होगा, दोनों एक्टिव होंगे। क्योंकि 680 नैनो 700 पे भले ही ये इलेक्ट्रॉन निकालता हो, लेकिन LHC जो इसके हैं वो तो लाइट अब्सॉर्ब करेंगे शॉर्टर वेवलेंथ के, तो इसलिए हम कहेंगे फोटो सिस्टम 1 भी एक्टिव होगा और 2 भी एक्टिव होगा 680 नैनोमीटर और उससे कम के वेवलेंथ पे। लेकिन अगर लाइट केवल कहे कि 680 नैनोमीटर से ज्यादा का वेवलेंथ, ओनली ग्रेटर देन वेवलेंथ 680 नैनोमीटर, तो जैसे ही 680 से ज्यादा होगा, मैंने पहले ही बताया कि फोटो सिस्टम 2 काम नहीं करेगा, तो वहां पे अकेला कौन काम करता हुआ देखा जाएगा बच्चों, फोटो सिस्टम 1। तो लाइट जब 680 के बराबर या उससे कम हो, दोनों फोटो सिस्टम काम करेंगे, और यही वो रीजन था जिसके कारण इन्हांसमेंट इफेक्ट आया था। और जब लाइट केवल 680 से ज्यादा हो, 700 के आसपास हो, तो केवल फोटो सिस्टम 1 काम करेगा। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होगी बच्चों कि फोटो सिस्टम होता क्या है और ये किस वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट रिएक्शन में जो 4 स्टेप प्रोसेसेस को हमें डिस्कस करना है कि लाइट का एब्जॉर्प्शन, तो लाइट का एब्जॉर्प्शन ग्रुप ऑफ पिगमेंट करते हैं जो कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। कितने ग्रुप में होते हैं? 2 ग्रुप में, फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन 700 नैनोमीटर पर निकलता है रिएक्शन सेंटर से, और 2 के इलेक्ट्रॉन 680 नैनोमीटर पे उसके रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो यहां तक उम्मीद है बच्चों कि आपको फोटो सिस्टम के बारे में कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटो सिस्टम, कि फोटो सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे होता है। तो हम जानते हैं कि फोटो सिस्टम, जिसको कि पिगमेंट सिस्टम भी कहा जाता है, यह थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है। तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे किस जगह पे फोटो सिस्टम 1 होता है और किस जगह पे फोटो सिस्टम 2 होता है, इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आप एक डायग्राम यहां देख रहे होंगे, ये डायग्राम ग्रेना का है बच्चों। किस चीज का? ग्रेना का। ये ग्रेना है। ग्रेना क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब बहुत सारे थैलाकॉइड एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं तो हम उसे ग्रेना कहते हैं। इस ग्रेना के ऊपर जहां पे 2 थैलाकॉइड बच्चों मिलते हैं, जहां पे 2 थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स आपस में मिलेंगे, उस पार्ट को हम लोग नाम देते हैं एप्रेस्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? एप्रेस्ड पार्ट। और जहां पे ये एप्रेस्ड पार्ट होगा, जहां पे 2 मेम्ब्रेन मिल रहे होंगे, जो एक्सपोज्ड नहीं होगा, दूसरे शब्दों में समझें तो उसे हम एप्रेस्ड पार्ट कहते हैं, और वहां पे पाया जाता है फोटो सिस्टम 2। तो फोटो सिस्टम 2 इज प्रेजेंट ऑन दी एप्रेस्ड पार्ट। एप्रेस्ड पार्ट मतलब जहां पे 2 थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन आपस में मिलते हैं। आप इस डायग्राम में देखो कि ये 2 थैलाकॉइड है, इस दोनों थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन यहां पे मिल रहे हैं इस एरिया में। तो यहां पे जो थैलाकॉइड पाया जा रहा है, यहां पे जो पिगमेंट सिस्टम पाया जा रहा है, वो कौन सा है? फोटो सिस्टम 2, जिसको कि डार्क ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों, ब्लैक कलर में। तो इस रीजन में फोटो सिस्टम 2 पाया जाएगा। इसके अलावा बाकी जहां भी जो एक्सपोज्ड एरिया होगा, तो ये एरिया एक्सपोज्ड है, किसी दूसरे मेम्ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है। ये एरिया एक्सपोज्ड है, ये एरिया एक्सपोज्ड है, ये एरिया ये किसी दूसरे मेम्ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, तो हम उसे कहते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट या एक्सपोज्ड सरफेस। नॉन एप्रेस्ड पार्ट या एक्सपोज्ड सरफेस। और इस जगह पे पाया जाता है फोटो सिस्टम 1। तो फोटो सिस्टम 1 नॉन एप्रेस्ड पार्ट में,
और फोटो सिस्टम 2 एप्रेस्ड पार्ट में। तो ये तो ग्रेना की बात थी बच्चों। अब बताओ स्ट्रोमा लैमेली पे क्या पाया जाएगा, एप्रेस्ड पार्ट पाया जाएगा या नॉन एप्रेस्ड पार्ट? तो याद रखना स्ट्रोमा लैमेली दो ग्रेना को जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है, जहां पे दो ग्रेना, ये एक ग्रेनम और ये दूसरा ग्रेनम, ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, जिस थैलेक्वाइड से ये जुड़ते हैं उसे ही नाम देते हैं हम लोग स्ट्रोमा लैमेली। तो स्ट्रोमा लैमेली में दूसरा मेम्ब्रेन नहीं होता, वो किसी तरह का एक के ऊपर एक अरेंजमेंट नहीं बनाता, इसलिए यहां पे केवल और केवल क्या मिलेगा, नॉन एप्रेस्ड पार्ट, दैट इज एक्सपोज्ड सरफेस मिलेगा। तो यहां पे पाया क्या जाएगा, तो स्ट्रोमा लैमेली पे पाया जाता है फोटोसिस्टम 1। तो अगर कभी पूछा जाए कि बताओ फोटोसिस्टम 1 कहां कहां होगा, तो हम कहेंगे स्ट्रोमा लैमेली और एज वेल एज ग्रेनल थैलेक्वाइड, क्योंकि दोनों जगह पे नॉन एप्रेस्ड पार्ट पाया जा रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि फोटोसिस्टम 2 कहां होगा, तो केवल ग्रेनम पे, क्योंकि ग्रेनम बनता है दो थैलेक्वाइड या दो से ज्यादा थैलेक्वाइड के मिलने से, और जहां पे दोनों थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन आपस में मिलेंगे हम उसी को कहेंगे एप्रेस्ड पार्ट। तो यहां पे एप्रेस्ड पार्ट के पास ही फोटोसिस्टम 2 पाया जाएगा। तो याद रखने वाली बात क्या है बच्चों इसमें, कि फोटोसिस्टम 1 दोनों जगह पाया जा रहा है, स्ट्रोमा लैमेली पे भी और ग्रेनल थैलेक्वाइड पे भी, जबकि फोटोसिस्टम 2 केवल और केवल ग्रेनल थैलेक्वाइड पे मिलता है। इसी चीज को यहां पे नोट किया गया है बच्चों कि फोटोसिस्टम 2 इज लोकेटेड ऑन द एप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रेनल थैलेक्वाइड and photosystem in non-appressed region of grana and in stroma thylakoid। इसको दूसरे शब्दों में समझाया गया है कि we can say that the granule thylakoid have both photosystem 1 and photosystem 2। तो ग्रेना के पास आप देख सकते हो ये ग्रेना है, तो इसके पास फोटोसिस्टम 1 भी है और ये फोटोसिस्टम 2 भी है, जबकि स्ट्रोमा लैमेली के पास, स्ट्रोमल थैलेक्वाइड के पास केवल क्या होगा बच्चों, फोटोसिस्टम 1, क्योंकि यहां पे केवल नॉन एप्रेस्ड सरफेस है। तो ये तो डिस्ट्रीब्यूशन है कि फोटोसिस्टम 1 कहां होगा और फोटोसिस्टम 2 कहां होगा। अब फोटोसिस्टम, हर फोटोसिस्टम का एक बेसिक कॉम्पोजिशन होता है बच्चों, जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है, जिसमें कि फोटोसिस्टम 1, कोई भी फोटोसिस्टम दो पार्ट से बना होता है, एक को कहते हैं रिएक्शन सेंटर और दूसरे को कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में LHC नाम देते हैं। तो फोटोसिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर होता है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक उसी तरह से फोटोसिस्टम 2 में भी रिएक्शन सेंटर होगा और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा। 1 है तो LHC 1 कहेंगे, 2 है तो LHC 2 नाम देंगे। अब फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में कौन सा क्लोरोफिल ए होता है बच्चों, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो क्लोरोफिल ए वो जो कि 700 पे इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए इसके रिएक्शन सेंटर को नाम हम लोग देते हैं P700। जबकि फोटोसिस्टम 2 के रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल ए होता है वो 680 नैनोमीटर पे इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए इसके रिएक्शन सेंटर का नाम हम लोग देते हैं P680। तो ये हमेशा याद रखना है आपको कि फोटोसिस्टम 1 का रिएक्शन सेंटर 700 पे इलेक्ट्रॉन निकालेगा और फोटोसिस्टम 2 का रिएक्शन सेंटर 680 पे इलेक्ट्रॉन निकालेगा। दोनों के पास अपना अपना LHC होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा, जो कि रिएक्शन सेंटर के चारों तरफ सराउंडेड होंगे। तो ये LHC 1 और LHC 2, LHC 1 और LHC 2 में क्या होगा, तो LHP है बच्चों, LHP का मतलब होता है लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होते हैं, मतलब वैसे पिगमेंट जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, इसे हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। तो ये लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट होगा और उसके साथ क्या होगा यहां पे, प्रोटीन्स, क्योंकि पिगमेंट्स आर बाउंड टू प्रोटीन। एनसीईआरटी जब आप पढ़ोगे बच्चों, तो एनसीईआरटी में लिखा है पिगमेंट्स आर बाउंड टू प्रोटीन्स। तो पिगमेंट्स किससे जुड़े होते हैं, प्रोटीन से जुड़े होते हैं, और पिगमेंट और प्रोटीन के मिलने से ही हम कहते हैं LHC बनता है। तो LHP का मतलब लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट, और वो जुड़ा होता है प्रोटीन से, और इन दोनों को मिलाकर बनता है LHC। तो LHC फोटोसिस्टम 1 हो तो हम LHC 1 कहेंगे, और फोटोसिस्टम 2 हो तो LHC
2 कहेंगे। यहां पे भी LHP होगा, दैट इज लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स होंगे और प्रोटीन्स होंगे जो कि प्रोटीन से जुड़ा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं, बताओ LHP में क्या क्या पिगमेंट होगा बच्चों? तो हम कह सकते हैं क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफिल एंड कैरोटीन्स, जिसे हम एक्सेसरी पिगमेंट्स का भी नाम देते हैं, चाहे वो फोटोसिस्टम 1 का एक्सेसरी पिगमेंट हो या 2 का LHC हो। दोनों के लिए पिगमेंट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं LHC में, क्योंकि दोनों के पास LHC में एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। जो चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है वो कहां पाया जाता है? रिएक्शन सेंटर में। तो यहां तक तो बात हो गई बच्चों कि फोटोसिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है और कहां कहां ये फोटोसिस्टम 1 पाया जाएगा और कहां कहां ये फोटोसिस्टम 2 पाया जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बात आती है फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्या है? तो फोटोफॉस्फोराइलेशन से बच्चों पहले मैं आपको फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब समझेंगे। फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी का सिंथेसिस यूजुअली हम लोग मानते हैं, जिसमें कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ट्रांसफर होता है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का ट्रांसफर कहीं पे भी हो तो हम उसे फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और यह फॉस्फोराइलेशन बच्चों 2 टाइप का होता है। फॉस्फोराइलेशन 2 टाइप का होता है। एक कहलाता है फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन को बच्चों मैं शॉर्ट में PP से डिनोट कर रहा हूं। तो एक कहलाता है फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, और दूसरा होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन बच्चों होता है क्लोरोप्लास्ट में, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एक क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है फॉस्फोराइलेशन और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। जो क्लोरोप्लास्ट में फॉस्फोराइलेशन होता है बच्चों, जिस दौरान एटीपी बनता है, दोनों जगह एटीपी बनता है बच्चों, याद रखना। फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी एटीपी बनता है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी एटीपी बनता है। लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन में जो एटीपी बनता है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो कौन देगा? लाइट। तो लाइट के एनर्जी से अगर एटीपी सिंथेसाइज हो जाए तो हम उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम देते हैं, जहां पे कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। और अगर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें तो यहां पे जो एटीपी सिंथेसिस के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होता है वो फूड के ऑक्सीडेशन से मिलता है। किससे मिलता है बच्चों? फूड के ऑक्सीडेशन से। और फूड टूटता है तो उससे जो एनर्जी मिलती है उससे जो एटीपी बनाया जाता है, तो उस प्रोसेस एटीपी सिंथेसिस के प्रोसेस को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और लाइट से जो एटीपी बन जाए उसे हम नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये होता है क्लोरोप्लास्ट में और ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो हम यहां पे फॉस्फोराइलेशन का बेसिक मतलब एटीपी सिंथेसिस से यूजुअली जोड़ लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा सोचना सही नहीं है कि हमेशा एटीपी जब भी बन रहा है तो हम कह देंगे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है बच्चों। हो सकता है बहुत सारे ऐसे प्रोसेस आप लोग आगे पढ़ोगे, इसी फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो एटीपी और NADPH बनेगा, इसमें जो एटीपी है ये एटीपी आगे जाके टूटेगा और ये फास्फोरस दूसरी जगह ट्रांसफर होगा, केल्विन साइकिल में पढ़ेंगे। तो फास्फोरस जो यहां पे ट्रांसफर हो रहा है एटीपी टूटने के कारण, ये भी फॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो हमेशा ये याद नहीं रखना है, इस बात को बताने का यही पर्पस है बच्चों कि हमेशा ये याद ना रखें कि एटीपी बनेगा तो ही हम फॉस्फोराइलेशन कहेंगे। फॉस्फोराइलेशन एटीपी टूटने के प्रोसेस को भी कह सकते हैं
क्योंकि यहां पे दोनों जगह चाहे एटीपी बने या टूटे, उन दोनों जगह पे फास्फोरस का क्या हो रहा है, ट्रांसफर। कौन से फास्फोरस का, यहां पे हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक फास्फोरस का। तो फिलहाल के लिए बच्चों हम लोग फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करने जा रहे हैं। इस ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की बात हम लोग रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे वहां पे एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों फोटोफॉस्फोराइलेशन की, जिसमें कि एटीपी सिंथेसिस एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़कर होता है। मींस एटीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहां से बन रहा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाए, ये दोनों जुड़ जाए तो हम नाम देते हैं कि ये एटीपी बन गया। तो यहां पे जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चों, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनके जुड़ने से क्या बन रहा है, एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी चीज को हम लोग नाम दे रहे हैं क्योंकि यहां पे लाइट इसमें मदद करता है इस काम में, इसलिए हम इसको नाम देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सिंथेसिस ऑफ एटीपी बाय द एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू द एडीपी इज कॉल्ड एज फोटोफॉस्फोराइलेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन जो क्लोरोप्लास्ट में होता है बच्चों, ये दो तरह का होता है। कौन कौन, एक कहलाता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और दूसरा कहलाता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि नॉन साइक्लिक कहते क्यों, नॉन साइक्लिक कहते क्यों। तो नॉन साइक्लिक का बेसिक मतलब होता है बच्चों, जिस भी फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकला, क्योंकि यहां पे अब हम लोग फोटो सिस्टम से इलेक्ट्रॉन निकलने की बात करेंगे। मान लो ये कोई मेरा हैंड समझ लो कि ये फोटो सिस्टम है, लाइट गिरी, सनलाइट गिरने के कारण यहां के फोटो सिस्टम के पिगमेंट से इलेक्ट्रॉन निकला। ये इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास वापस लौट के नहीं आया तो हम उसे कहेंगे नॉन साइक्लिक, और अगर वापस लौट के आ गया तो हम उसे नाम देते हैं साइक्लिक। तो याद क्या रखना है बच्चों, इलेक्ट्रॉन जिस भी फोटो सिस्टम से निकला अगर उसके पास वापस लौट के नहीं आया तो हम कहेंगे नॉन साइक्लिक, और वापस लौट के आ गया तो हम कहेंगे साइक्लिक। तो बेसिक डिफरेंस इतना ही याद रखना है बच्चों नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में। तो हम लोग यहां पे जो शुरू करने जा रहे हैं बात, वो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। तो हम लोग सिंपली कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला उसके पास वापस लौटकर नहीं आ रहा है। कैसे नहीं आ रहा है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डायग्राम से। इसमें याद रखना है बच्चों कि बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2 इन्वॉल्व होता है। मींस ये पूरा प्रोसेस फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के इन्वॉल्वमेंट से कंप्लीट होगा। दूसरा ये होता कहां है बच्चों ये प्रोसेस, तो इट अकर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेनल थाइलाकोइड। ग्रेनल थाइलाकोइड के ऊपर ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्यों, तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि ग्रेनल थाइलाकोइड ही ऐसा थाइलाकोइड है जिसके पास दोनों फोटो सिस्टम होता है, फोटो सिस्टम 1 भी और फोटो सिस्टम 2 भी। स्ट्रोमा लैमेली पे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे केवल फोटो सिस्टम 1 पाया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्रेनल थाइलाकोइड पे ये प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रोसेस में होता क्या है, तो इस पूरे प्रोसेस में बच्चों हम लोग बहुत सारे इवेंट्स देखेंगे, जिसमें कि अगर कहा जाए कि मेन इवेंट्स क्या होगा, तो इस प्रोसेस में सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी दिखेगा। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज भी होता हुआ दिखाई देगा, और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज के साथ साथ एटीपी और एनएडीपीएस सिंथेसिस भी दिखता हुआ नजर आएगा, बनता हुआ। तो ये मेन इवेंट हैं जो कि हमें देखने को मिलेंगे। तो
हम लोग अब बच्चों इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस पूरे फोटोसिंथेसिस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट समझने जा रहे हैं, जिसका नाम है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का मैकेनिज्म। बच्चों ये डायग्राम आपको ध्यान से समझना है कि डायग्राम कहना क्या चाह रहा है। ये मैकेनिज्म है बच्चों, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का मैकेनिज्म है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये होता कहां है, तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है। तो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में बताओ ये ग्रेना का थैलाकॉइड होगा कि स्ट्रोमा का, स्ट्रोमा लैमेली, तो हम कहेंगे ये ग्रेनल थैलाकॉइड है। क्या होगा बच्चों, ये ग्रेनल थैलाकॉइड। ये ग्रेनल थैलाकॉइड जो होता है बच्चों, ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, याद रखना। ये दो ब्लैक डॉट, ब्लैक लाइनिंग जो दिखाई दे रही, तो यूजुअली एक कंफ्यूजन होता है अमंग द स्टूडेंट्स कि ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। आप इसको डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं समझें, ये थैलाकॉइड है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। और इसी कारण यहां पे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर लिखा गया है, क्योंकि ये बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड, ऊपर के लेयर को ये है और दूसरा लेयर ये है, तो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है यहां पे। तो ये सिंगल मेम्ब्रेन है। कैसा मेम्ब्रेन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, जो कि ग्रेना सिंगल मेम्ब्रेन होता है, ग्रेनल थैलाकॉइड, और स्ट्रोमा लैमेली भी सिंगल मेम्ब्रेन। तो सिंगल मेम्ब्रेन है, बस इसकी थिकनेस बढ़ा दी गई है। और इस मेम्ब्रेन के ऊपर आप देखोगे बहुत सारे प्रोटीन्स अरेंज्ड हैं, और इसी के ऊपर फोटोसिस्टम 1 भी होगा और फोटोसिस्टम 2 भी होगा। ध्यान से समझना है बच्चों। यहां पे हमने फोटोसिस्टम 2 को रिप्रेजेंट किया है इस सर्कल में, और ये फोटोसिस्टम 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 और 2 दोनों आपको इसके मेम्ब्रेन के ऊपर दिख रहा होगा। यहां पे आपको रिप्रेजेंट किया गया है फोटोसिस्टम 2 और यहां पे फोटोसिस्टम 1, जिसको कि हम कहते हैं पिगमेंट सिस्टम, जहां पे कि लाइट एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे कैरियर प्रोटीन्स हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं और कुछ हाइड्रोजन कैरियर होते हैं। तो उसको एक बार पॉइंट आउट करता हूं कि कौन कौन से प्रोटीन्स कैरियर जो है वो किस तरह से काम करते हैं। सबसे पहला नाम फियोफाइटिन का, तो ये दोनों फोटो सिस्टम के बाद पहला नाम फियोफाइटिन का लेते हैं बच्चों, यहां से शुरुआत करते हैं। ये जो फियोफाइटिन है बच्चों, ये प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह काम करेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। किसके प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह काम करेगा, फोटो सिस्टम 2 के प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। मतलब ये जब फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो सबसे पहले फियोफाइटिन के पास जाएगा, इसलिए हम इसको प्राइमरी एक्सेप्टर कहते हैं। तो फियोफाइटिन प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह काम करता है और ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कैरियर। इसके बाद सीक्वेंस में आता है पीक्यू। पीक्यू शॉर्ट में लिखा गया है बच्चों, लेकिन इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है प्लास्टोक्यूनॉन। तो यहां पे कुछ फुल फॉर्म लिखे गए हैं, पीक्यू का फुल फॉर्म आपको याद रखना है प्लास्टोक्यूनॉन। ये प्लास्टोक्यूनॉन जो होता है बच्चों, ये एक हाइड्रोजन कैरियर है। कैसा कैरियर है बच्चों, हाइड्रोजन। तो जब कभी भी हाइड्रोजन कैरियर की बात आए तो आपको दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन एटम है, जहां पे कि H+ और इलेक्ट्रॉन दोनों होता है। तो ये दोनों को कैरी कर सकता है बच्चों, तो हाइड्रोजन कैरियर के रूप में काम करता है। तो प्लास्टोक्यूनॉन एक हाइड्रोजन कैरियर तो है ही, साथ साथ प्रोटॉन पंप की तरह भी काम करता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, जो कि हाइड्रोजन कैरियर है और साथ साथ प्रोटॉन पंप की तरह भी काम करता है। इसके बाद ये PQS2 बनेगा, हाइड्रोजन लेकर बच्चों आगे समझेंगे कैसे। अगला प्रोटीन कैरियर है जिसका नाम है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। CYT का मतलब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स है दो प्रोटीन्स के में, एक B6 प्रोटीन होता है बच्चों और एक साइटोक्रोम F होता है। दोनों प्रोटीन एक साथ होते हैं, इसलिए हम इसका नाम साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स कहते हैं। फिर एक तीसरा अगला प्रोटीन कैरियर है
पीसी, जिसको शॉर्ट में पीसी कहा गया है, लेकिन पूरा नाम प्लास्टोसाइनिन होता है बच्चों। क्या नाम होता है? प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन में बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है बच्चों, ये इसमें कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है ये, जिसके कारण इसका कलर ब्लू कलर का होता है। प्लास्टोसाइनिन से क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोटीन है नॉन साइक्लिक में जो कि कॉपर रखता है, तो प्लास्टोसाइनिन। इसके बाद फोटोसिस्टम 1 है। फिर अगला है एफआरएस बच्चों। एफआरएस का फुल फॉर्म होता है फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्या नाम है बच्चों? फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, जो जिसमें कि आयरन और सल्फर दोनों होते हैं, इसलिए एफईएस प्रोटीन भी कहते हैं। ये एआईपीएमटी में पूछा गया है बच्चों। तो इसमें आयरन और सल्फर दोनों होता है, इसलिए हम इसे एफईएस प्रोटीन्स भी कहते हैं, या एफआरएस तो नाम है ही, फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? एफडी को, फेरोडॉक्सिन को। तो फेरोडॉक्सिन को इलेक्ट्रॉन देगा तो फेरोडॉक्सिन क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, इसलिए इसका नाम फेरोडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस नाम देते हैं। और ये एफडी जो है बच्चों, एफडी शॉर्ट में फेरोडॉक्सिन, एफडी शॉर्ट में कहलाते हैं, पूरा नाम फेरोडॉक्सिन होता है। पूरा नाम क्या होता है? फेरोडॉक्सिन। तो एफडी यहां पे क्या है बच्चों? फेरोडॉक्सिन। फिर एफएनआर। एफएनआर का पूरा नाम होता है फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम, ये एक एंजाइम है बच्चों। ये एक एंजाइम है जिसका काम है एनएडीपी प्लस को एनएडीपीएच में बदलना, रिड्यूस करना एनएडीपी प्लस को हाइड्रोजन ऐड करके। तो एफएनआर क्या है बच्चों? फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम। इसके बाद ओईसी। ओईसी कहां है बच्चों? तो आप देखो यहां पे इसके अंदर, ये सब तो मेम्ब्रेन पे था, दिख रहा है, ये मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे होता है। क्या होता है इनर सरफेस? अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ओईसी का मतलब होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, जहां वो कॉम्प्लेक्स है जहां पे फोटोलाइसिस होगा, मतलब वाटर टूटेगा, जहां पे वाटर को तोड़ा जाता है और उसी के कारण ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। और ये याद रखना बच्चों कि ये जो ओईसी है, ये साइट है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का, ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का साइट है। और उसके साथ साथ याद रखना कि ये ओईसी हमेशा फोटोसिस्टम 2 के साथ जुड़ा होगा। एनसीईआरटी पढ़ोगे तो लिखा है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो होता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स में, इसको हम एक और नाम देते हैं वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज फिजिकली एसोसिएटेड विद फोटोसिस्टम 2। फिजिकली मतलब दोनों आपस में हमेशा जुड़े होते हैं। तो ओएसी फोटोसिस्टम 2 से जुड़ा होता है। तो ये तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के नाम थे बच्चों। इसके अलावा एक और एंजाइम काम करता है जिसका नाम है F0 F1 पार्टिकल, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। क्या नाम है बच्चों? एटीपी सिंथेटेज एंजाइम। क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में है तो हम इसको नाम CF0 देते हैं, और ये CF1 पार्ट है। तो ये जो मेम्ब्रेन के अंदर धसा हुआ पार्ट है बच्चों, ये CF0 कहलाता है, और जो बाहर में निकला हुआ है ये पार्ट पूरा हेड पार्ट कहलाता है, जिसे हम CF1 पार्ट कहते हैं। इस हेड पार्ट में एटीपी सिंथेसिस की एक्टिविटी होती है बच्चों। ये एंजाइमेटिक पार्ट होता है F1 पार्ट, जिसके कारण एटीपी बनता है। कैसे? आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो F0 पार्ट मेम्ब्रेन में धसा हुआ होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल होता है, जिसके पास H+ को डिफ्यूज करने की कैपेसिटी होती है। तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कौन? F0, जो कि H+ आयन को बाहर निकालने में मदद करेगा। और जो बाहर में उभरा हुआ पार्ट है F1 पार्ट कहलाता है, इसके पास एटीपी सिंथेसिस करने वाली एक्टिविटी होती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है, जिसके कारण एटीपी बनता है। तो ये सारी बातें हो गई बच्चों कि मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स हैं वो क्या हैं, कौन इलेक्ट्रॉन कैरियर है और कौन हाइड्रोजन कैरियर है। तो पूरे यहां से यहां तक जितने भी कैरियर्स हैं बच्चों, फोटोसिस्टम 1 और 2 तो डोनर है। इसके अलावा जो भी कैरियर आपको दिख रहा है, फियोफाइटिन, साइटोक्रोम B6F, प्लास्टोसाइनिन, एफआरएस, फेरोडॉक्सिन, ये सब इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं। और अकेला जो हाइड्रोजन कैरियर होता है वो कौन होता है बच्चों? प्लास्टोक्यूनॉन। तो ये आपको याद रखना होगा कि कौन हाइड्रोजन कैरी करता है और कौन इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। तो ये याद रखना होगा बच्चों।